आपकी एक किताब और है जिसमें आपने एक साइकोसेक्स किलर का जिक्र किया है। जी। वो किस तरह की प्रजाति होती है? जो मैंने उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा या सुना कि उसमें जो कातिल है उसका कहना है कि उसे किसी को मार के उसी तरह का प्लेजर फील होता है जैसा कि लोगों को फिजिकल रिलेशन बनाने पर होता है। कौन था वो शख्स और क्या मनोविज्ञान है वो? हमारे यहाँ पर मुंबई में दाऊद गैंग के लिए किलिंग करने वाला एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम है फिरोज़ कोंकणी। फिरोज़ कोंकणी दिखने में कोई बहुत लहीम शहीम ऊंचा कद्दावर इंसान नहीं था, दुबला पतला, मतलब आपके अंदर से तो दो निकलेंगे ऐसा बंदा था। और वहीं डोंगरी इलाके का रहने वाला, लेकिन बहुत ही खतरनाक सुपारी हत्यारा था। और बैंगलोर से जब उसे पुलिस पकड़ने गई थी तो 12 पुलिस अधिकारियों का दस्ता गया था हथियारों से लैस। और जिस झोपड़पट्टी में वो रहता था उस झोपड़पट्टी की पूरी लाइट बंद करके और फिर उसके झोपड़े पे धावा बोला था इन्होंने। उनको ये मालूम है कि अगर इस लड़के के हाथ में उसकी दोनों पिस्टल आ गई तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। और बड़े अच्छे हट्टे कट्टे लोग गए थे जो मतलब अनआर्म्ड फाइट करने में उस्ताद हैं, उस तरह के से लोग गए थे जो कंट्रोल कर सकें किसी भी अच्छे से अच्छे ताकतवर व्यक्ति को। और वहाँ पे उसको अरेस्ट किया, उसके साथ में उसकी पत्नी और बच्चे भी थे, उन लोगों को वहीं छोड़ करके इसको ले करके आ गए थे अरेस्ट करके। तो उसको 5 दिन तक इन लोगों ने अपनी कस्टडी में रखा और खूब कूटा पीटा, लेकिन पट्टा वो बड़ा कमाल का आदमी था, हिला नहीं, उसने जबान नहीं खोली। अच्छा, उसको मार खाने की बड़ी पुरानी आदत थी, पकड़ा जाता था तो पिटता ही था। उसने अपनी एक टेक्निक डेवलप कर ली थी। वो क्या करता था कि बैठा नहीं रहता था या खड़ा नहीं रहता था, जमीन पे लेट जाता था और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देता था। अब आप जमीन पे पड़ी हुई बोरी को जैसे मारो और उस पे असर नहीं होता, वैसे इसकी बॉडी पे असर नहीं होता था। इसको चोट लगती थी लेकिन ये चीखता चिल्लाता नहीं था। तो जो मारने वाला है ना वो और झुंझला करके मारता था और वो बहुत जल्दी थक जाता था ज़्यादा फोर्स लगाने से, तो वो फिर साइड में बैठ जाता था। और ये इतना बदमाश था कि ऐसे करके और बैठ जाएगा और बोलेगा, साहब थक गए ना तुम, एक काम करो ना, तुम भी चाय पियो, मेरे को भी पिलाओ। तो अब वो साले वो क्या, मतलब ये जो आप बात बोल रहे हैं तो बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा है। वही उसकी हरकतें फिल्मी। और ये वो कलपते थे बेचारे पुलिस वाले, ये आयला ये इतना मारे यार, कुछ बोलता नहीं साला, ये वो सीनियर ऑफिसर्स भी परेशान। अच्छा, बड़े बड़े कांड किया हुआ लड़का वो। तो मुझे मेरे इन्फॉर्मर्स के थ्रू पता चल गया कि ये भाई साहब जो है हमारी क्या पुलिस की कस्टडी में है। तो एक दिन मैं सीनियर पीआई क्राइम ब्रांच के जो है उनके पास जा धमका। मैंने कहा मुझे उससे बात करनी है। नहीं नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा यार देखो, फालतू बात नहीं करते, ये सारे ऑफिसर्स गए थे बेंगलोर से लेके आए, सब कुछ मुझे पता है, अपने ऊपर दूसरे माले पे है वो। अब उनको मालूम है कि मेरी नेटवर्किंग कितनी अच्छी है तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। बोले लेकिन वो आपसे बात क्यों करेगा? मैंने कहा करेगा ना। तो बोले कि हम सुनेंगे उसे। मैंने कहा सुनना, रिकॉर्ड भी करना, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करोगे तो मैं मुकर जाऊंगा कि ये मैं था। वो सबूत नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है। तो बोले अच्छा ठीक है, हमको तो कुछ नहीं बोल रहा, कम से कम आपके सामने कुछ बोलेगा तो हम समझ पाएंगे। ठीक है, हो गया साहब। लेके आए उसे। तो वहाँ पे एसओएस का एक ऑफिस था, जो आपको मालूम है ना, मशहूर एनकाउंटर हुआ है माया डोलस का, शूट आउट एट लोखंडवाला जो फिल्म बनी है, वो जो ऑफिसर थे उनकी टीम जो है एसओएस, उसका ऑफिस था वो। तो बॉम्बे पुलिस की जो 3 माले की क्राइम ब्रांच की हेडक्वार्टर है, उसके बीच में एक पतली सड़क है और उसके सामने एक बैरक है, अंग्रेज़ों के ज़माने का ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो वो बैरक है सिंपल, उसमें दोनों तरफ 2 दरवाजे हैं और 2-2 खिड़कियां दोनों साइड में हैं, ऐसे मतलब कुल 6 एंट्री एग्जिट आप मान सकते हैं ये। उसमें उनने मेरे लिए बैठने का इंतज़ाम किया और वो वायर किया उसको, उसमें नीचे माइक्रोफोन लगाए और उसको ले कर के आए। फिर वहाँ पे मैंने 2.5-3 घंटे इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में मुझे ये चीज़ पता चली कि ये आदमी साइकोसेक्स किलर है। अब उस दिन तो विवेक अग्रवाल की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मतलब वो शायद मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती कि मैं किसी लड़की को लाल गुलाब देता और वो मेरा प्रेम जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लेती। मेरे लिए वो उससे भी ज़्यादा बड़ा दिन था। और मैं खुशी से बाहर निकला और थैंक यू बोलने के लिए उनके पास चला गया। उन्होंने पूछ लिया मेरे से कि अरे क्या आप कहानी का क्या न्यूज़ लिखोगे? तो मैंने खुशी में बता दिया, मैं बेवकूफ़ था।
आदमी बौरा जाता है ना खुशी में, तो बता दिया। वो 1 मिनट रुकिए, क्या आप बैठिए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, मैं आता हूँ। वो सीधे चला गया मिस्टर मारिया के पास, उनको बता दिया, वो डीसीपी डिटेक्शन थे, उनका पिया आ गया दौड़ता हुआ, सर याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा मरवा दिया, ये अब गई कहानी। गया तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसा मत कीजिए, वो आपकी स्टोरी लेकर के उसका वकील अदालत चला जाएगा, वो इसको पागल साबित कर देंगे, वो इसको असालम भेज देंगे, फिर वो वहाँ से 2-4 को मार के भाग जाएगा। मैंने कहा क्या आप इसको पकड़ के रख पाएंगे, ये तो जेल से भी भागेगा और 2-4-6 आपके मार के भागेगा। अंततः हुआ भी वही, 2 पुलिस ऑफिसर्स को मार करके वो जे अस्पताल से फरार हो गया। उसके बाद में उसके पूरे परिवार को इन्हें डिटेन किया। उसका बाप जो है, पिता जो है, वो बेचारा इस शॉक में और परेशानी में मर भी गया उसका, और वो यहाँ से गायब हो गया, मुंबई छोड़ करके निकल गया। फिर वो वहाँ से नेपाल गया, नेपाल में फिर वो रोज़ाना शकील को कभी किसी को फ़ोन करता था, दाऊद को खूब गाली वाली दिया करता था, मेरा लाइफ ख़राब कर दिया, मेरे को पैसा नहीं भेजता है, ये है वो है। तो वो दाऊद से सीनियर भी था अंडरवर्ल्ड में, क्राइम में। तो दाऊद को बताया गया, तो फिर दाऊद ने उसको कराची बुलाया और एक दिन उसका भी पोटला हो गया। हाँ, करीब मतलब 4-5 साल हो चुके हैं इस बात को। तो कुल मिला करके इस तरह की कहानियाँ होती हैं। और ये देखिए, एक दुनिया का तथ्य और सत्य है, और इस कथ्य में जरा भी मिलावट नहीं है कि जो गोली से खेलता है वो गोली से मरता है, जो आग से खेलता है अग्नि ही उसका अंतिम सत्य है। उसका भी वही हर्ष हुआ कि जिसके लिए उसने 82 मर्डर किए, एक दिन उसका मर्डर उसी बॉस ने करवा दिया, उसी बॉस ने करवा दिया। और दाऊद की तो ये पुरानी मतलब वो शगल रहा है। वो दाऊद इब्राहिम बना ही इसलिए क्योंकि वो ब्रूटल था। अगर उसने लोगों के ऊपर दया माया दिखाई होती ना, तो वो दाऊद इब्राहिम नहीं बनता। ये है कहानी फिरोज कोंकणी की। बड़ी ज़बरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल। विवेक जी, एक चीज़ जो और बड़ी हैरान करते हैं, आप डिटेल में बताइए, क्योंकि आप तो इस क्राइम की दुनिया से बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। अगर मैं क्राइम को एक उद्योग के तौर पर देखूं, जिसमें अलग अलग तरह के काम होते हैं, तो ये इंडस्ट्री भारत में कितनी बड़ी है और इसमें जो किस सेक्टर का कितना बड़ा योगदान है? देखिए, बहुत बड़ा काम है ये। अगर मैं कहूँ कि जैसे सिर्फ अकेले गोल्ड स्मगलिंग की बात कर लूँ, तो साल का 1-1.5 लाख 2 लाख करोड़ का बिजनेस है।